हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। यस, सही सुना आपने, पूरा बायोलॉजी का ओवरव्यू। क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार। मैम इसमें क्या नया है? स्ट्रैटेजी में भी तो आपने डिस्कस किया था, हमने सारी यूनिट्स को डिस्कस किया था, उसके कंटेंट्स को भी डिस्कस किया था। फिर आज ये क्या नया है मैम? आज हम पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने सिर्फ यूनिट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि ये यूनिट क्या है, ये क्या डिफाइन करना चाहती है और इसके अंदर कंटेंट्स क्या आने वाले हैं, वो किस चीज से रिलेटेड है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारा बेसिक मीनिंग हमने समझा था। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको दिखेंगे सारे के सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर का कंटेंट और सब कुछ जो कि आप क्लास 12th की बायोलॉजी में पढ़ने वाले हो ड्यूरिंग द होल सेशन। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट 6। मैम ये क्या तरीका है? यूनिट 6 से कौन स्टार्ट करता है? हमेशा तो फर्स्ट से स्टार्ट किया जाता है। अरे भाई, क्लास 11th में पढ़कर आए हो ना, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5। क्लास 12th में भी बायोलॉजी अलग नहीं है, ठीक है? बायोलॉजी अलग नहीं है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास 11th में पढ़ा दिया गया, अब ले आए हम आपको क्लास 12th में और पढ़ाएंगे यूनिट 6 टू 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 जो कि हमने आपको बता ही दिया है क्या है, रिप्रोडक्शन। एज यू कैन सी हियर आल्सो दैट यूनिट नंबर 6 इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूं। स्टिल हम वापस से सारी चीजों को छोटा छोटा रिवाइज करते हुए नई चीजों की तरफ बढ़ जाएंगे इन डिटेल। चलो देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबको पता है ना रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, एक नई प्रोजेनी को डेवलप करते हैं, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो क्या हो, प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे प्रोजेनीज को, ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को डेवलप करता है, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं रिप्रोडक्शन। सभी को पता था भाई, इसमें इतना क्या रॉकेट साइंस है मैम? हाँ भाई, नहीं है, मैंने कब कहा? चलो देखो, रिप्रोडक्शन के अंदर आप दोनों का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों चीजें समझोगे। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में यहां पर देखो, यहां तो सिंपली लिखा था ना, चैप्टर्स जो आपके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर तो सिंपली लिखा गया है दैट इट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके ऊपर इतना स्पेसिफाई क्यों किया दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कहां? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लिखने का और कोई अलग मतलब नहीं है। ये आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में और भी कई तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक? जो आप बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी प्रीवियस क्लासेस में लेकर आए हो, आपने समझा है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सारे जितने भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे अदर देन सेक्सुअल वन, ये सब हम वहां समझ चुके। चल अगर आपको लगता है कि हमें फिर से समझना है तो मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, और हम जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब वो सारा बेसिक डाटा भी मैं आपके लिए वापस से लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को सबसे पहले, देन आ जाएंगे बाकी के चैप्टर्स के ऊपर फ्रॉम द यूनिट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कहता है? ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? सेक्सुअल का मतलब तो समझ गए, सेक्सुअल का मतलब समझ गए ना, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है दो अपोजिट सेक्सेस के बीच में, ठीक है? जहां पर भी सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, ठीक, जहां पर भी सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, और वो क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स में ही क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। देखेंगे यहाँ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? ये जो मैंने यहाँ टर्म लिखा, क्या इससे आप सब के दिमाग की बत्ती जली? क्लास 11th में पहुंचे क्या? याद आया? प्लांट का आपने पढ़ा था क्या? क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था हमने? प्लांट किंगडम के बारे में, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। मैम बहुत कुछ पढ़ा था। इतने सारे टाइप ऑफ प्लांट के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना। वहां आपने पढ़ा था ना, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। याद आ रहे कुछ टर्म्स? याद आ रहे ना?
बस यही देखो, ये जो एंजियोस्पर्म है, ठीक, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं यही वो प्लांट्स थे जो कि हाईली डेवलप्ड प्लांट्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके पहले वाले जो आपके ब्रायोटेरिडो वाले प्लांट्स हैं, ये सारे कैसे थे? ये सारे लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। हायर प्लांट्स की कैटेगरी में हम किन्हें कंसिडर करते हैं? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स को। ओके, क्लियर इतनी बात? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं क्या? यही वो प्लांट है सबसे पहले जिनके अंदर फ्लावर्स आए थे, है ना। एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट है जिनके अंदर सबसे पहले क्या आए थे? फ्लावर्स आए थे। कौन से वाले फ्लावर? जिनके अंदर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ओके, ये वाले फ्लावर कहाँ आए? एंजियोस्पर्म्स में आए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका? फ्लावरिंग प्लांट का, क्योंकि इसके पहले तो सेक्सेस जो थे वो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे फ्लावर में। इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो थे ही नहीं। तो समझ गए इतनी बात कि क्यों हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी किसका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड और भी जितने ज्यादा इसके अंदर आप बोलोगे मैम इसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स भी हैं, ये चैप्टर तो बहुत लेंथी है। तो ये सारा जो डिटेल है, ठीक है, ये सारा जो डिटेल है ना, अंदर से अंदर डब्बे में डब्बे वाली कहानी समझ सकते हो। सबसे पहले हमने यूनिट्स को समझा, फिर आ गए हम थोड़ा अंदर, कहाँ आ गए? चैप्टर्स के अंदर। फिर हम कहाँ आ गए? उससे और भी अंदर जब हम जाएंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को, तो हम कहाँ जाएंगे? उसके सारे टॉपिक्स में। और भी जब चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? और अंदर सब टॉपिक्स की तरफ। समझ गए ना फ्लो? यूनिट, देन आज हम कर रहे हैं सारे चैप्टर्स, देन वन बाय वन जब सारे चैप्टर्स करेंगे तो टॉपिक्स, और टॉपिक वाइज लेक्चर जब आपको मिलेगा तो हम आ जाएंगे सब टॉपिक्स के ऊपर। चलो यहाँ देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? समझेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं दो ऑपोजिट सेक्सेस, ठीक, दो ऑपोजिट सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल के अंदर कैसे मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, कौन से वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर इन मेल एंड फीमेल गैमीट के बीच फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेसेस कैसे चलती हैं, कैसे प्रेगनेंसी होती है, कैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है इनटू द अंडर द वॉर्म, राइट। तो ये सारी प्रोसेसेस इन डिटेल आप पढ़ने वाले हो अंडर दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, इसके साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, इसके साथ साथ इन प्रोसेसेस, इन सारी चीजों, इन सारे इवेंट्स के साथ साथ आप ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स भी पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर इनफर्टिलिटी के केसेस में, ठीक है, इनफर्टिलिटी के केसेस में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स डेवलप हुई हैं जिनकी हेल्प से हम कपल्स को, ठीक है, कपल्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं भाई? उन्हें क्या कहते हैं? संतान सुख प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ये सारी टेक्निक्स कहाँ डेवलप हुई हैं भाई? साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं, ठीक है ना। ये सारी टेक्निक्स के साथ भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आपको और क्या पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है तो वो सारी क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं, वो सारे क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, वो सब कुछ भी आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है ना। कंप्लीट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस से लेकर उसके बाद वाली सारी एक्स्ट्रा डिटेल, सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम इस चैप्टर के अंदर लेने वाले हैं। क्लियर इतनी बात? आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज चैप्टर नंबर 3, और ये है क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका यहाँ क्या इंपॉर्टेंस था? रिप्रोडक्शन पढ़ना था, प्लांट का पढ़ लिया, ह्यूमन का पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या जरूरत थी मैडम? बताते हैं भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की उतनी ही जरूरत है जितना आप ये समझो किसी चीज को जान लेना, है ना, किसी प्रोसेस को, किसी टेक्निक को जान लेना, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है ना, क्या उसके डूज हैं और क्या इसके डोंट्स हैं, ठीक है ना। तो डूज एंड डोंट्स को समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना किसी प्रोसेस को समझना होता है। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो सिमिलरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हेल्थ रिलेटेड टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस को, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी होती हैं जिनके बेसिस पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप मेंटेन कर पाते हो, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को कैरी ऑन कर पाते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ इस चैप्टर में लेने वाले हैं। इज इट क्लियर?
ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की यूनिट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, और वो चैप्टर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्यों इन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। चलो 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 यहां से एक चीज और समझते हैं। इंपॉर्टेंस की बात अब जब आ ही गई है तो मैम हम कैसे समझें कि इसे कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। हाँ, हम तो नन्हे मुन्ने राई है मैम, देश के सिपाही है, हमें कैसे पता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप सबको नहीं पता कि मार्किंग स्कीम जैसी भी कोई चीज होती है? बताओ जरा, क्या आप सबको नहीं पता? पता है ना, सभी को पता है। सीबीएसई स्टूडेंट्स, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट है, सबको पता है। सभी को पता है कि मार्किंग स्कीम जैसी एक चीज होती है जो हमें बता पाती है कि कंपैरेटिवली, देखो किसी भी चैप्टर को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत कम इंपॉर्टेंट कभी नहीं कह सकते, है ना, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन हम एक कंपैरेटिव आइडिया, एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम समझ पाए कि किस चैप्टर को हमें कितना ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना है और किस चीज को कितना ज्यादा टाइम प्रोवाइड करना है, किसको कितनी ज्यादा अटेंशन देनी है। ये हमें कैसा आइडिया लगता है? मार्किंग स्कीम के थ्रू। आज हम इन सारे चैप्टर्स, सारे यूनिट्स का कंटेंट समझने के बाद इस मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, किससे मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्या क्या आता है, और हमें किस चीज को कैसे पढ़ना है। क्लियर इतनी बात? चलो आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, विच इज यूनिट नंबर 6, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। Oh sorry, it's not 6, it's 7th, genetics and evolution. Okay, देखेंगे चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 इसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड देन इवोल्यूशन। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इन टर्म्स को, ठीक है ना। जो जो टर्म्स मैं अंडरलाइन कर रही हूं उन सारे टर्म्स को हमें समझना है, और हम इस यूनिट ही नहीं इन सारे चैप्टर्स की कहानी समझ जाएंगे। ध्यान देना जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी में भी आपको समझाया था, जेनेटिक्स के बारे में हमें यही पता है कि मैम जेनेटिक्स तो वही होता है वो जो हमारे पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफर हो रहा है, वो जो हम कहते हैं कि भाई ये गुस्सा तो मेरी जीन्स में आया है इसीलिए मैं इतना गुस्सा कर जाता हूँ, यार बुरा मत माना कर, है ना। कहते हो ना कि ये तो मेरी जीन्स में है, कहते हो। हाँ, अगर मैं कहूं कि भाई यार मैं ये चीज तो कर ही नहीं सकता, ये आदतें तो मेरे अंदर हैं ही नहीं, क्या करूं, ये नेचर मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। तो ये सारे जो आप जनरल लाइफ में आपके टर्म्स यूज करते हो, आपको लगता है मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सा बायोलॉजी का डिस्कशन किया, आपको यही लगता है। लेकिन आप सारी जो बातें कर रहे हो ये सब है क्या? साइंटिफिक लॉजिक इन सब के पीछे, ये सब कुछ आपकी बायोलॉजी में इंक्लूडेड है ना। ये जो जेनेटिक्स आप बात करते रहते हो ना, इस जेनेटिक के बारे में आप यहां समझने वाले हो। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी समझाया था दैट जेनेटिक्स में हम जो बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं, कि ये पापा से होके आ गया, ये तो मेरे दादा जैसी आदत है मेरे अंदर, है ना, करते हैं हम ये सारी बातें। तो ये जो हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस मतलब क्या? कुछ भी नहीं, ट्रांसफर की हम जो बात कर रहे हैं उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। जब पेरेंट्स से प्रोजनी की तरफ बायोलॉजिकल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने की, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड सारी स्टडी करने के लिए, ठीक है, इवोल्यूशन तो एक अलग चैप्टर इंक्लूडेड है ही, जेनेटिक्स से रिलेटेड सारी स्टडी करने के लिए आपको इनहेरिटेंस टर्म को समझना जरूरी था। ओके, इनहेरिटेंस टर्म को समझने के बाद अब आप देखो आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन से 2 चैप्टर्स मैडम? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आप पढ़ोगे कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, ओके, पैरेंटल जनरेशन से न्यू जनरेशन की तरफ, जैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसफर चला आ रहा है, पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, ये कैसे होता है? कुछ सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स है, राइट, कुछ सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ये इनहेरिटेंस चलता है, कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं, और एक ऐसा मास्टर प्लान भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू क्या कर लिया जाता है, एक चेकर बोर्ड काइंड ऑफ चीज होती है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं कि ये जो ट्रांसफर है इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ये कैरेक्टर यहाँ पर किसी भी, अगर एक पेरेंट के, ठीक है, एक कपल के 4 से 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, तो उनमें किस कैरेक्टर के ट्रांसफर होने के कितने % चांसेस होंगे, ये सब कुछ भी ना प्रेडिक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी इनकी कहाँ कितनी होने वाली है, ये सब कुछ उस पर आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। ये सारा प्रिंसिपल्स, कैसे वेरिएशन आते हैं, है ना, वेरिएशन के बारे में हम सबको पता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन ये जो आ रहे हैं,
ओके, इन वेरिएशंस की वजह से ही आज हम देख पा रहे हैं कि इतनी ज्यादा वैरायटी और ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। ये जो वेरिएशंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये वेरिएशन आते कैसे हैं, इन सब की कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी आप करने वाले हो अंडर दिस चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? मैम इस यूनिट के बारे में तो आप जितना बता दो ना उतना कम है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये वाली जो यूनिट है ना, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम मार्किंग स्कीम के थ्रू भी समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़ी सी कम बैठती है दिमाग में। क्यों? क्योंकि आसपास नहीं देखने को मिलता ना। मैं बोल दूं कि जीन्स कहाँ है, तो भाई आसपास अगर दिख रही होती तो सबको पता होता जीन्स क्या होती है, लेकिन नहीं दिखता, नहीं दिखता ना, है ना। इसीलिए लगता है कि यार इसका सब कुछ ना पढ़ना ही पड़ता है, आसपास देख नहीं पाते। कोई नहीं ना, आसपास नहीं देख पाते, वीडियोस में तो देख सकते हो। यहां पर हम समझेंगे सी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब मैंने आपको पहले समझाया था कि चीजें अगर इनहेरिट हो रही हैं, कैरेक्टर्स अगर इनहेरिट हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसी बेसिक यूनिट जरूर होगी जिसके थ्रू वो कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। तो वो जो बेसिक यूनिट है, वो जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? डीएनए, आरएनए। यही तो वो यूनिट्स हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ। तो इन बेसिक यूनिट्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर। ये क्या है? मॉलिक्यूलर। यही वो बेसिक मॉलिक्यूल्स है ना जिनके थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है। इसीलिए चैप्टर का नाम है दैट मॉलिक्यूलर बेसिस। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस को कर रहा है? उस मॉलिक्यूल के बारे में, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में, सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो इन दिस चैप्टर। ओके, कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, वो कैसे अपने आप को नंबर्स में इंक्रीज करता है, कैसे डिवाइड करता है, कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट आएगा आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में एज सच कुछ भी नया नहीं है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, सेम प्रोसेस है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बंदर से एक इंसान कैसे बन गया, है ना। कैरेक्टर्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोजेनी में, तो अभी तक उसको फिर बंदर ही बने रहना था। क्यों वो इंसान बन गया? कैसे उसके अंदर ये डेवलपमेंट आया? ये डेवलपमेंट और ये वेरिएशन, इन दोनों का रूट कॉज क्या है? इन दोनों का रूट कॉज है इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स वो अपने नए भी तो बनाता है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होती है, राइट। कुछ कैरेक्टर्स वो अपने नए भी बनाता है। तो वो जो नए कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो जो नए कैरेक्टर्स हैं, इन नए कैरेक्टर्स में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते होते काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जाके देखने को मिलते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, और इन सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस को हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। कैसे हम बंदर से इंसान बन गए, समझ गए इतनी बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी एंड इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, चलो समझते हैं। जो हमारा पैटर्न है सेम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा पैटर्न है सेम फॉलो करेंगे। कौन सा पैटर्न मैडम? टर्मिनोलॉजी वाला। समझेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ह्यूमन वेलफेयर की बात हो रही है ना, है ना, ह्यूमन वेलफेयर की बात हो रही है। तो ह्यूमन वेलबींग में, हमारी लाइफ को इजी वे में प्रोसीड करने में कौन चीज हमें हेल्प कर रही है और कौन हमें हार्म प्रोवाइड कर रहा है, या उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, कौन है वो? दे आर द माइक्रोब्स। बायोलॉजिकल थिंग है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल थिंग है। ये जो बायोलॉजिकल थिंग है ना, माइक्रोब्स, ये क्या कर रहे हैं? हेल्थ एंड डिजीज में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं, और इसमें डिजीज भी कॉज करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि कौन कौन से माइक्रोब से, किस चीज से, कौन से वायरस से, कौन से बैक्टीरिया से, कैसे करके कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं, उन डिजीजेस को कैसे क्योर किया जाता है, उसके लिए क्या प्रिवेंशंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये सारे डिटेल्स। ओके, ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे अंडर दिस चैप्टर दैट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है, कैसे हम उसे प्रिवेंट करते हैं। इतनी बात पढ़ने के बाद ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या यूज है? ओके, एग्जैक्टली ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स का क्या यूज है, इन्हें हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं। जो हेल्पफुल है, ऑब्वियसली जो हेल्पफुल है उनको हम क्या करेंगे?
यूटिलाइज करेंगे, और जो हमारे लिए हार्मफुल है उनसे हम क्या करेंगे, बचाएंगे खुद को। तो दोनों चीजों के लिए हमने क्या टेक्निक डेवलप करके रखी हुई है ना, दोनों ही चीजों के लिए हमने क्या टेक्निक डेवलप करके रखी हुई है। अगर जो हेल्पफुल है तो वो जिस जिस फील्ड में हेल्पफुल है सब में कुछ ना कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम उन सबको क्या कर रहे होंगे, भरपूर उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं, है ना, करते आ रहे हैं ना। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, अपने आप को डिजीजेस से बचाने के लिए भी माइक्रोब्स का ही यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इन दिस चैप्टर, ठीक है, कि हम ह्यूमन वेलफेयर के अंदर इन माइक्रोब्स को, इस बायोलॉजिकल थिंग को कैसे यूज करने वाले हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात, ह्यूमन वेलफेयर में हम कैसे यूज करने वाले हैं। यहाँ एक बात और समझना कि मैं जितने भी टर्म्स यूज कर रही हूँ, कोई भी टर्म मैंने एकदम हाई लेवल, बड़ा बड़ा भारी भारी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया। इसका क्या मोटिव है यहाँ समझेंगे सारे स्टूडेंट्स, दैट कभी भी जब हम किसी चीज की भूमिका बना रहे होते हैं, किसी चीज का एक माइंड में हमारे माइंड मैप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो माइंड मैप कभी भी हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज से नहीं बनाना चाहिए। वो हमें क्या करना चाहिए, उसे इजी लैंग्वेज में डिकोड करके ही बनाना चाहिए, ताकि हमेशा हम उसे याद रख पाए, है ना, कि हाँ इस तरीके से हमने कुछ इसके बारे में सोचा था, हाँ मुझे याद है कि इस यूनिट में ये होने वाला है। समझ पा रहे हो इतनी बात। ऐसे ही टर्म हमें यूज करने हैं और ऐसी ही अप्रोच हमें यूज करनी है जिसे हम लॉन्ग टर्म याद रख सकें। एक बार समझ के हाई फैंसी वर्ड को यूज करके और नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें भूल जाओ, क्या सेंस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता मैडम। चलो आगे देखते हैं यूनिट नंबर 10 विच इज आवर लास्ट यूनिट। सी यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी में देखेंगे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। ओके, 11, 12 एंड 13 लास्ट चैप्टर्स है, ये लास्ट यूनिट है। ये क्या है इसके अंदर? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस एंड देन इकोसिस्टम एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इकोसिस्टम क्या है, एग्जैक्टली इकोसिस्टम होता क्या है समझेंगे। यहाँ इकोलॉजी के अंदर आप मेनली पढ़ने वाले हो इकोसिस्टम्स के बारे में ही, है ना। इकोसिस्टम क्या है? जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड जो सेट ऑफ लाइफ चल रही होती है, लाइफ प्रोसेसेस एक लाइफ साइकिल में चल रही होती हैं, एक सेट ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रही हूं मैंने अगर बात की पॉन्ड की, मैंने अगर बात की फॉरेस्ट की लाइफ साइकिल की, मैंने अगर बात की टेरेस्ट्रियल लाइफ साइकिल की, मैंने अगर बात की एक्वेटिक लाइफ साइकिल की, तो जब भी हम अलग अलग लाइफ साइकिल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या सिर्फ उसके अंदर इंक्लूडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंसिडर करते हैं? नहीं, उसके अंदर उनकी लाइफ साइकिल को प्रोसीड करवाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि क्या, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था पॉन्ड का, चलो आज ले लेते हैं हम किसका एग्जांपल? फॉरेस्ट का, है ना। चलो देखते हैं फॉरेस्ट का एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, फॉरेस्ट की लाइफ साइकिल इमेजिन करो क्या क्या हो सकती है, किन किन के भरोसे फॉरेस्ट की लाइफ साइकिल चल सकती है, इमेजिन करके देखो, समझो। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में क्या होगा? एक तो होगा हमारा सबसे ज्यादा जंगल का राजा, क्या होगा? शेर होगा, है ना। शेर किसको खाता है? चलो पूरी लाइन बनाते हैं, है ना। शेर जिसको खाने वाला है, फिर वो जिसे खाने वाला है, कंप्लीट करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स की एक फूड चेन है ना, एक फूड चेन बना लेते हैं। चलो एक फूड चेन जो है, ठीक है, उसमें आ गए हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ये ऑर्गेनिजम्स बेटा लास्ट में आके एंड कहाँ होते हैं? डिकम्पोजर्स के ऊपर। हाँ, उसके पहले अगर जाओगे तो कहाँ होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, है ना। सबसे पहले कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन से वाले एनिमल्स आते हैं? जो ग्रास को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, राइट, वही आते हैं। तो प्लांट्स भी इन्वॉल्व हुए ना, आ गए ना हम ऑर्गेनिज्म से कहाँ पर? प्लांट के ऊपर। तो एनिमल्स भी इंक्लूडेड है, प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, प्लस क्या इंक्लूडेड है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, अदरवाइज डिकम्पोज कौन करेगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ क्या है भाई? अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि क्या? वाटर, है ना, वरना सॉइल में न्यूट्रिशन सब कुछ सर्कुलेट कैसे होगा, प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? तो वाटर भी इंक्लूडेड है, एयर भी इंक्लूडेड है, सनलाइट भी इंक्लूडेड है, सब कुछ तो इंक्लूडेड है। तो ये जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हम बना रहे हैं, ये जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग हमने इंक्लूड कर दिया, इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझ आई इतनी बात?
है ना, पॉन्ड समझ चुके थे, आज हमने फॉरेस्ट समझ लिया। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम की बात हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 में। मैडम 11 को तो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है। अब जब आप ये समझो कि हमने इकोसिस्टम को समझा तो हम समझ पाए ना कि अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, एक पॉपुलेशन होती है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑल द लायंस, है ना, सारे लायंस की क्या बन जाएगी, एक पॉपुलेशन बन जाएगी। सारे के सारे किसकी बन जाएगी, एक पॉपुलेशन, एलिफेंट्स की एक पॉपुलेशन बन जाएगी, सारे ह्यूमन बींग्स की एक पॉपुलेशन बन जाएगी, बनेगी ना अलग अलग पॉपुलेशन। और ये सारी पॉपुलेशन से मिलकर बनती है क्या, एक कम्युनिटी, राइट। तो इस तरह कैसे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और उनके बीच के इंटर रिलेशंस और इनकी सारी स्टडी जो हम करने वाले हैं वो आप समझोगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर। क्या इतनी बात चली गई आपके माइंड के अंदर? आगे बढ़ जाएं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हमें बताएगा कि अब जब आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जो आप समझते हो कि इतने ज्यादा काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी पॉपुलेशंस हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं, ये सब कुछ जो है, ये पूरी जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, हमारे लिए बहुत ही क्या समझना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत ही लकी समझना चाहिए ना कि हमारे पास इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, राइट। तो इस बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें पता है कि ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम इसे कंजर्व करके नहीं रखेंगे? बिल्कुल करके रखेंगे मैडम। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस, कौन कौन से एक्ट, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने बनाई हैं और उसमें हमारा क्या रोल है, हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ, सारे एक्ट, सारे प्लान्स, सारी पॉलिसीज, सब कुछ आप पढ़ने वाले हो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर। इसको पढ़ते वक्त आपको डेफिनेटली लगने वाला है कि हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, तो भाई लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसका कंटेंट ही ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट 1 विच इज रिप्रोडक्शन एंड देन यूनिट 2, 3, 4, राइट, जितनी भी हमारी 5 यूनिट है क्लास 12th की, इन सब का कंटेंट और इन सब के चैप्टर्स और उन चैप्टर्स का यूनिट से क्या रिलेशन है, राइट, समझ पाए ना। जैसे ये वाला यूनिट है तो इसके तीनों चैप्टर्स का इनसे क्या है, एक इंटर रिलेशन है ना, इसीलिए ये चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर है। समझ रहे हो ना इतनी बात कि एक यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? क्योंकि वो एक ही टॉपिक, एक ही थीम को फॉलो कर रहे हैं, है ना। समझा इतना हमने? सारे यूनिट्स के लिए इतनी चीज हमने समझी, ठीक है। अब क्या मैडम, अब आने वाले हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है क्या, देखेंगे यहाँ मार्किंग स्कीम। ओके, कहा था मैंने कि ये सारी यूनिट्स और इन कंटेंट्स को हम कैसे प्रायोरिटी देने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज डिपेंड करती है इनकी मार्किंग स्कीम के ऊपर। सो देखेंगे मार्किंग स्कीम, रिप्रोडक्शन जो हमारी सबसे पहले यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, इट इज ऑफ 16 मार्क्स, इट इज ऑफ 16 मार्क्स। अच्छा चलो पहले ये बता दूं क्या मैं आपको कि हमारा कंप्लीट चैप्टर है ना, सॉरी कंप्लीट पेपर कितना होता है, 70 मार्क्स का होता है। ऑब्वियसली 70 का होगा मैम, बायोलॉजी है, प्रैक्टिकल भी तो होगा ना इंक्लूडेड, तो 30 फॉर प्रैक्टिकल, 70 फॉर थ्योरी। अब 70 का थ्योरी देखो आप यहाँ पर किस तरह से डिवाइडेड है, 16 फॉर यूनिट रिप्रोडक्शन एंड देन 20 मार्क्स फॉर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। समझे बच्चों? क्यों बोला था मैंने कि ये यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके लिए अलॉटेड है 20 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज अलॉटेड है फॉर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ओके, इसके बाद सेकंड मैक्सिमम किसका है, रिप्रोडक्शन का। इसीलिए कहते हैं कभी भी बायोलॉजी पढ़ो ना तो इसका सीक्वेंस जिस तरीके से सेट किया गया है ना वो ऑलरेडी बहुत परफेक्ट सीक्वेंस है। इसको कभी भी ऐसे यहां से उठा के ये यूनिट, वो यूनिट, ये चैप्टर कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग ही तो अरेंज्ड है। पहले आप पढ़ लो रिप्रोडक्शन, देन आप पढ़ोगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 2 यूनिट आपने पढ़ी, आपका मैक्सिमम वेटेज कंप्लीट। देन आप आ गए आपकी इन दोनों यूनिट्स के ऊपर और आपका सेकंड मैक्सिमम वेटेज जो कि इक्वल वेटेज है फॉर नेक्स्ट 2 यूनिट्स, वो भी कंप्लीट। देन हम आएंगे अपनी लास्ट यूनिट के ऊपर और वो आपको लगेगी बिल्कुल ईवीएस जैसी हल्को सी यूनिट, ठीक है। चलो ये मार्किंग स्कीम आई होप आपको समझ आई होगी कि रिप्रोडक्शन देन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को इंपॉर्टेंस हम क्यों देने वाले हैं और हम चैप्टर 1 यूनिट 1 से ही क्यों स्टार्ट करने वाले हैं।
क्लियर इतनी बात? रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मैक्सिमम वेटेज 20 मार्क्स, एंड देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12, एंड लास्ट सेकंड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको भी 12 मार्क्स, एंड देन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ओके, समझ गए इतना? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया सभी को इतना? देखेंगे यहाँ 16, 20, 12, 12 एंड 10। आई होप ये सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट्स का और उनके चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। और अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे हमारे सारे चैप्टर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हुए आ जाएंगे हम हमारी पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूं। तो बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, विच इज व्हाट। क्या था भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर? देख लेंगे एक बार फिर से यहाँ पर, क्या था हमारा फर्स्ट चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी से स्टार्ट करने वाले हैं हम। और जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आने वाले मल्टीपल टॉपिक्स, उनके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और हम इसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट मार्किंग स्कीम आपको समझ आई होगी। और बहुत जल्द अब हम करने वाले हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट। ओके, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सारी फैसिलिटीज। ई नोट्स एंड ई बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदर देन दैट आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उन सब का रिजोल्यूशन आपको मिलेगा फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज www.magnetbrains.com। और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट बायोलॉजी मेरे साथ कवर करने के लिए बने रहे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।